जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी का, उसका हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा लगभग 80 क्वेश्चंस रहेगा, है ना। और इस वीडियो से मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो से जो है ना अधिकांश क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबूर को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन, तो इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? रूस में होता है। कहाँ होता है? रूस में होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। हिंद चीन पहुंचने वाले हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो देखिए, जिस तरह से भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, उसी तरह से हिंद चीन पहुंचने वाले भी कौन थे? वो भी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट जवाब। और याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है, याद रखिएगा। और रूस के राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। और पहला पुर्तगाली भारत आने वाले कौन होते हैं? तो वास्को डी गामा, है ना। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो कब भारत आया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से होती है। कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन 6 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यूरोपियन संघ का हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? देखिए, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगिरी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजगिरी हुआ करता था, है ना। हर्यक वंश संस्थापक थे। और पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी बना था किसके समय? तो उदयन के समय बना था, है ना। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना भी करते हैं उदयन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरमिटिया मजदूर, है ना, ये मजदूर हुआ करता था। ये मतलब क्या होता था गिरमिटिया? तो ये जो है ना अनुबंधित मजदूरों का एक, है ना, गिरोह था, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो है ना अंग्रेज के द्वारा विदेश भेजा जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व आर्थिक संकट जो है वो 1929 में जो है ना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा, अमेरिका से शुरू होता है। कहाँ से? अमेरिका से। चलिए, भारत में 1929 में शुरू होता है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जो कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी किया था गुटेनबर्ग, है ना। इसका जो है जन्म जो है कौन सा देश में हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो बताइएगा इसका क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो है
उसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स। और रूस में नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाया जाता है? लेनिन के द्वारा लाया जाता है ना, 1921 में लाया जाता है। और इसका मृत्यु, लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नई आर्थिक नीति एनईपी लागू करता है लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा, है ना। और जेम्स वाट आपको पता ही है, वाष्प इंजन का आविष्कार क्या था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है वो कब स्थापित किया गया था? तो मुंबई में जो सूती मिल जो है वो 1854 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर भारत में पहला सूती मिल अगर पूछा जाए तो वो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में किया जाता है। चलिए फिर मार्टिन लूथर वो कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो है ये एक क्या थे? धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये जो पॉलिसी है ये अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी, है ना। अगर बात की जाए रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखिएगा वो जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क ये नीति लाता है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति जो है लुई फिलिप के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को हम लोग WC बनर्जी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है ना। और वो कब किया जाता है? तो 1885 ईस्वी में किया जाता है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। मुंबई में होता है ये अधिवेशन कांग्रेस का, तो याद रखिएगा WC बनर्जी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। तो चलिए फिर अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए लाला हरदयाल के बारे में। ये जो है गदर पार्टी का स्थापना करते हैं। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में करते हैं लाला हरदयाल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जो है दो प्रमुख पत्रिका याद रखिएगा, एक है केसरी। केसरी जो है वो मराठी भाषा में है और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में है, याद रखिएगा, है ना। और गीता रहस्य इसी के पुस्तक का नाम है। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत में भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि भारत में सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और इसके समय जो है भारत के गवर्नर कौन रहते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन रहते हैं? लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो जब नेपोलियन युग का अंत होता है तो उसके बाद मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। और 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन करता है, तो याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा मेटरनिक युग जो है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 10.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा जो है इसमें किसको प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, लेकिन अब यहाँ तो मतलब हटा दिया गया है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए अगला,
निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो पंचायत समिति का अंग जो है वो है प्रमुख है। कौन है? प्रमुख। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब है एकहरी व्यवस्था है, यानी एकल व्यवस्था है। ये कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। लेकिन भारत में जो है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है ना। बहुत दल जो है भारत में काम करते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये पूर्ण रूप से जनमत पर आधारित है, यानी जनता पे आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 545। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो अभी तुरंत हम कर चुके हैं इसका करेक्ट जवाब, तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन छपेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। और ये कब शुरू होता है? तो याद रखिएगा 2005 में शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिकता मतलब हुआ कि ऐसा राजनीतिक जिसमें धर्म को सबसे आगे माना जाता है, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993, ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरू होता है ना। याद रखेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सभी कारण कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बाधा है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो इसमें गठबंधन की सरकार जो होती है वो बहुदलीय व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन, जैसे बिहार में जो है गठबंधन की, अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है ना। पहले गठबंधन था, है ना, अभी तो एनडीए का सरकार है, अभी गठबंधन का है। पहले गठबंधन का था, अभी वर्तमान में एनडीए का है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1975 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान युद्ध में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर यानी सबसे नीचे वाला स्तर को क्या कहा जाता है? तो सबसे नीचे वाले स्तर को बोला जाता है ग्राम पंचायत। और वैसे 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कौन से समिति के सिफारिश पर? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो देखिए बिहार जो है खास करके ये कृषि पर आधारित राज्य है, यहाँ पर ज़्यादातर खेती-बाड़ी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है ना? तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का है। कहाँ का है? पटना का, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के किस जिले में है ना? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ट्रेस्कॉट का है। किसका है? ट्रेस्कॉट का है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है?
तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, सबसे पहले याद रखिएगा ये, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1811 4000। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो देखिए पहला क्षेत्र हुआ कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा क्षेत्र जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है उसको। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? लगा लीजिएगा स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 1868 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी, कौन? दादा भाई नौरोजी जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन मात्र 20 रुपया पर व्यक्ति लगाया था। और इसके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। धन निष्कासन सिद्धांत भी दिए थे। चलिए फिर अगला प्रश्न, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यानी कम्युनिकेशन का सबसे फेमस साधन जो है वो है मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, इसलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास भी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखिए विश्व के अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 3 चीज लाया जाता है, LPG लाया जाता है। अब ये L क्या हुआ? L हुआ लिबरलाइजेशन, हिंदी में कहे तो उदारीकरण की नीति। P से हो गया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। G से हो गया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये 1919 की नई आर्थिक नीति के तहत लाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति जो है ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, और गेहूं जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो मुद्रा जारी करने के लिए जो है कौन बैंक है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1935, RBI, याद रखिएगा, है ना, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? राजकीय आय भी करता है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। इसका याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र जो है क्यों फेमस है? तो झारखंड के झ से झरिया, और झरिया कब होता है? जब वो काला हो जाता है, तो कोयला याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब, है ना। कोयला के लिए फेमस है झरिया जगह, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो याद रखेंगे केरल में होता है। रबर का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। सबसे ज़्यादा मसाला भी केरल में मिलता है ना। यूरेनियम भी सबसे ज़्यादा केरल में मिलता है। केरल को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है ना। और बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? यानी रेशम सिटी जो है किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। चाय याद रखिएगा असम में। चावल कहेगा तो पश्चिम बंगाल,
चावल पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। गेहूं कहेगा तो वो हो जाएगा गेहूं उत्तर प्रदेश, दूध भी कहेगा तो उत्तर प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम कहेगा तो ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए केवल यहाँ लगा दिया गया है, तो केवल और केवल मगरमच्छ जो है भारत में ही पाया जाता है, अदरवाइज ये किसी भी देश में नहीं पाया जाता है ना। डॉल्फिन भी भारत में पाया जाता है, ये अदर कंट्री में भी पाया जाता है, व्हेल भी, कछुआ भी, ये अन्य देशों में मिलता है, लेकिन मगरमच्छ सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए सीमेंट उद्योग जो है ना, इसका कच्चा माल चूना पत्थर है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो देखिए भारत में सीसा का बहुत ही अभाव है। चलिए अगला प्रश्न, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का सबसे ज्यादा सर्वप्रमुख राज्य जो है झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? तो टिस्को है। कौन सा है? टिस्को है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जैसे भारत के 4 शहरों को, मुख्य शहरों को जोड़ते हैं, इधर हो गया कोलकाता, ये कौन सा हो गया? कोलकाता। इधर हो गया कौन? चेन्नई। इधर हो गया चेन्नई, इधर हो गया मुंबई, और ये हो गया दिल्ली, है ना। ये 4 महानगरों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये सड़क मार्ग को जोड़ता है ना। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है गंडक परियोजना, जरा बताइएगा। तो ये वाल्मीकि नगर गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1907 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है ये बिहार के दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। चलिए बिहार संपन्न है, क्या चीज से संपन्न है भाई? तो ये कृषि से संपन्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज्यादा वन देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहेगा तो हरियाणा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ पे? तो कोलकाता और दिल्ली में है, तो देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? दिल्ली होगा। चलिए अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध ये कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा के महानदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन की डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो जिसमें धातु नहीं हो अधात्विक खनिज कहलाता है। तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, सोना भी धातु है, टीन भी धातु है, निकेल भी धातु है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? सबसे हार्ड, सबसे कठोरतम पदार्थ भी कहा जाए तो वो कार्बन का अपरूप है हीरा। चलिए फिर अगला प्रश्न, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो भारत के किस राज्य में? तो ये केरल में की जाती है, इंपॉर्टेंट है। सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए अगला, केसर का भी उत्पादन जम्मू कश्मीर में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा, ये सब मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कर्नाटक में याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। केरल में साइलेंट वैली हो गया, है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क हो गया, है ना। केवलादेव
रणथंभौर सरिस्का, ये राजस्थान में है। बिहार में कहेगा तो बिहार में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और कांवरताल झील बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी का किया जाता है, कोयला का भी, पेट्रोलियम का भी, प्राकृतिक गैस का भी, इसलिए सभी का इसका जो है ऑप्शन में डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका मतलब है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद जो है ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बाढ़ बताइएगा क्या है? तो बाढ़ ये एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन यानी भू का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मिट्टी का, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग कौन सी होती है? तो वो होता है प्राइमरी तरंग होती है, यानी पी वेव होता है। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ भी एक तरह का प्राकृतिक आपदा ही है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत ही मज़ा आया होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।